नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं से जुड़ी है। आपको बता दें कि झारखंड में नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। साथ ही अब झारखंड से मैट्रिक पास युवाओं को ही नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसले के अनुसार आरक्षित कोटि पर यह प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। फैसला लिया गया है कि 3 से 9 सितंबर तक मानसून सत्र होगा। इसके अलावा जेपीएससी के 3 सदस्यों का चयन किया गया है। लगभग 1 साल बाद कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे। वर्तमान प्रस्तावित संशोधन है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति के साथ इस शर्त को जोड़ा गया है कि अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। सभी परीक्षाओं के लिए परीक्षा एक चरण मात्र मुख्य परीक्षा ली जाएगी, यह प्रावधान रखा गया। पहला पत्र जो है भाषा ज्ञान का, वह मात्र क्वालिफाइंग होगा, जिसमें पूर्व में भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा क्वालिफाइंग रखा गया था। इसमें संशोधन यह किया गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। और इस पूरी खबर पर अविनाश हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए, कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इनमें नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है, 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। नहीं, जरूर। और आज के दिन अगर हम कहें कैबिनेट के जो मुहर लगी है उसमें से महत्वपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो इन्हीं 8 प्रस्तावों की चर्चा होगी, क्योंकि झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार ने पहले ही ये घोषणा कर रखी है कि जो 2021 का जो वर्ष होगा ये नियुक्ति का वर्ष होगा। और अब तक अगर हम कहें तो ये कहीं से दिख नहीं रहा था। जरूरी ये थी कि आप जो नियुक्ति नियमावली जिसकी जो चर्चा हम इस वक्त कर रहे हैं, या परीक्षा संचालन नियमावली की अगर हम बात करें कि किस तरह से ये संचालित होगी, क्योंकि इस वक्त जो नियोजन नीति इससे पहले जो थी उसको सरकार ने रद्द कर रखा था। स्पष्ट तौर पर है कि अब जेएसएससी के तहत जो एग्जाम लिए जाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा होगी। मतलब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य जो 2 परीक्षाएं होती थी, अब प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी, मुख्य परीक्षा होगी। जैसा कि अभी कैबिनेट सचिव कह भी रही थी, हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे कि जो नियम बनाए गए हैं उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों इंडिविजुअल रूप से उसमें पास होना जरूरी होता था, अभी इन दोनों को मिला के 30% अंक आना जरूरी है। बाकी अगर हम पत्रों की बात करें, बाकी अगर सब्जेक्ट के हिसाब से जो पेपर होंगे उसकी अगर हम बात करें तो 30% अंक लाना, मैं यहाँ 30% इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ 100 के अगर हिसाब से कहें तो 30 अंक नहीं होगा, यहाँ 30% को ध्यान में रखना होगा कि वो जरूरी होगा, तभी आप पास करेंगे, क्वालिफाइंग करेंगे। तो ये जो कुछ संशोधन है, 8 तरह के प्रस्ताव लाए गए हैं। जो यहाँ के पढ़ने वाले हैं, जो यहाँ से मैट्रिक जिन्होंने पास किया है, जो यहाँ से जिन्होंने इंटर पास किए हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। न्यूज 18 ने इससे पहले भी इस खबर को दर्शकों तक पहुंचाया था। तो ये अब स्पष्ट हो चुका है कि अब यहाँ से नियुक्ति नियमावली जिसका इंतजार हो रहा था, अब शायद गति आगे बढ़ सकेगी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो मानसून सत्र को लेकर है। 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक मानसून सत्र झारखंड में आहूत किए गए हैं। 5 दिनों का कार्य दिवस होगा। बिल्कुल अविनाश, देखिए 3 से 9 सितंबर तक मानसून सत्र है, तो कितना धमाकेदार होने वाला है इस बार का मानसून सत्र, क्योंकि कई मुद्दे हैं इस बार। जज की हत्या की बात की जाए अगर, या फिर झारखंड कांग्रेस में जो खलबली मची हुई है उसकी बात की जाए, तो कई मुद्दे हैं विपक्ष के पास भी और सरकार के पास भी।
नहीं, आपने सही कहा। सरकार की जो नीतिगत जो फैसले हैं या सरकार के अंदर इस वक्त जो चल रहे हैं या इससे पहले जिसको लेकर झारखंड की राजनीति पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी कि यहाँ विधायकों के खरीद फरोख्त को लेकर, ये सारे मुद्दे विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के द्वारा उठाए जा सकते हैं, सदन में ये उठने भी चाहिए। इसके अलावा भी जो जनता से जुड़े हुए जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, सवाल हैं, वो जरूर, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करें या विपक्ष के विधायकों की बात करें, उनके द्वारा भी सदन में लाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच ये देखना होगा कि जो सरकार सदन के अंदर जो तैयारी करके आती है उससे कितना संतुष्ट हो पाते हैं जो विपक्षी सदस्य होते हैं। अगर सदन के अंदर जो पहले भी होता रहा है कि जो माननीय सदस्य जो सवाल उठाते हैं उनका सही और तार्किक रूप से जवाब नहीं दिया जाता है, विभाग के अधिकारी तैयार होकर नहीं आते हैं। आप इस पूरी खबर पे नजर बनाए रखिए, हम आपके पास फिर से वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। जज हत्याकांड की गुत्थी सीबीआई सुलझाने में जुट चुकी है। आज सीबीआई की 20 सदस्यों वाली टीम धनबाद पहुंचकर तफ्तीश में जुट चुकी है। उम्मीद है कि जज हत्याकांड का सच अब सबके सामने जल्द से जल्द आ जाएगा। जज हत्याकांड का सच आएगा सामने। सीबीआई ने शुरू की केस की पड़ताल। सीबीआई की 20 सदस्यीय टीम जज हत्याकांड के एक एक सच का पता लगाने धनबाद पहुंच चुकी है। जज उत्तम आनंद की मौत हत्या थी या हादसा, सीबीआई एक एक सबूत जुटाकर पूरे मामले को खंगाल रही है। अब तक एसआईटी की ओर से की गई जांच का सारा दस्तावेज भी हैंडओवर ले लिया गया है। पिछले शनिवार को ही झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मानते हुए केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। 28 जुलाई की ये वही तस्वीर है जिसमें साफ साफ जाहिर होता है कि जज उत्तम आनंद को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी। 28 जुलाई को कोयला नगरी धनबाद में सुबह सुबह जस्टिस उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी एक ऑटो किनारे जाकर उन्हें टक्कर मार देता है। इसके बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि टक्कर जानबूझकर मारी गई थी। हैरानी की बात है कि जिस ऑटो से टक्कर मारी गई वो चोरी का ऑटो था। रात में करीब 3:30 बजे हम उठे तो देखे टेम्पो गायब है। गाड़ी कहाँ रखते हैं? गाड़ी बस यहीं पर रखते हैं खड़ा। कितने बजे तक गाड़ी आप देखो? करीब हम लोग 11:30 बजे तक जगल थे उसके लगे। और अगल बगल कोई शहर में था क्या? अगल बगल सुते ना, मेरे पिताजी वहाँ सुते हैं। इस बीच जज उत्तम आनंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जज उत्तम आनंद का जबड़ा और सिर की हड्डी कई जगहों पर टूटी थी। सिर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हुई थी। 3 जगहों पर बाहरी चोट के निशान थे। 7 जगहों पर अंदरूनी चोट का जिक्र है। जज हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर झारखंड हाई कोर्ट तक संज्ञान ले चुका है। हाई कोर्ट खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। धनबाद से न्यूज 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और देखिए, इस पूरे जज हत्याकांड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 6 घंटे से धनबाद थाने में सीबीआई की टीम है, कागजात को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रही है सीबीआई की टीम। आपको बता दें कि आरोपी लखन और राहुल से सीबीआई पूछताछ करेगी। मौका वारदात पर भी सीबीआई की टीम जाएगी, जिस जगह पर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था। तो देखिए, जब से सीबीआई के हाथ में ये पूरा मामला सौंपा गया है, तब से सीबीआई की टीम बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ गई है और लगातार सीबीआई की टीम सबूतों को खंगालने में जुट गई है और जो 2 आरोपी हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। रांची में फिलहाल सेवा सदन पर नगर निगम का हथौड़ा नहीं चलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने निगम के आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन जिस तरीके से निगम ने सेवा सदन की बात सुने बिना आदेश जारी किया, उसको लेकर बीजेपी ने सरकार पर बुलडोजर राज चलाने का आरोप लगाया है। रांची के नागरमल सेवा सदन को तोड़ने के नगर निगम के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सेवा सदन समेत अपर बाजार के
अन्य भवनों को भी तोड़ने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक अपीलीय प्राधिकार का गठन नहीं हो जाता तब तक नगर निगम के दुकानों को तोड़ने के आदेश पर रोक रहेगी। रांची के डिप्टी मेयर ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बिना नक्शा के बने भवनों को रेगुलराइज करने के लिए एक प्रस्ताव लाने की मांग की है। मुझे लगता है कि आज उच्च न्यायालय ने जिस तरह का कदम उठाया है, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनहित से में उठाया गया कदम है। क्योंकि रांची नगर निगम को व्यवस्थित पहले करना अब आवश्यक है, यहाँ बने हुए मकानों को व्यवस्थित करना आवश्यक है, यहाँ जितनी संरचना है उस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। इधर 63 साल पुरानी चिकित्सा संस्था सेवा सदन के भवन को तोड़ने के आदेश को सेवा सदन प्रबंधन ने भी सरासर गलत बताया है। प्रबंधन का दावा है कि सेवा सदन भवन का नक्शा 1980 में RRDA ने पास किया है। निगम के सामने इसे पेश भी किया गया है, लेकिन नगर आयुक्त इसे मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने इस बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया है, ये सरासर गलत है। अगर नक्शे में उनको कोई भी कमी बेसी नजर आती है तो उनको फर्दर कार्रवाई करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने भले ही सेवा सदन को तोड़ने के निगम के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन विरोधी इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर सीधा हमला कर रहे हैं। बीजेपी ने हेमंत सरकार में राज्य में भय का माहौल व्याप्त होने और बुलडोजर राज चलाने का आरोप लगाया है। पूरे राज्य में भय का व्याप्त माहौल है और राजधानी में तो बुलडोजर राज चल रहा है हेमंत सरकार के कार्यकाल में। अब आप देखिए, जिन गरीबों ने अपनी झुग्गी झोपड़ियों को खड़ा किया उनको बरसात के मौसम में बेदखल कर दिया जा रहा है। और तो हद तब हो गई जब इन्होंने नागरमल सेवा सदन हॉस्पिटल, जो इस शहर का एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, उसको इस कोरोना काल में उन्होंने बंद कर दिया और तोड़ने का आदेश दिया। तो झारखंड हाईकोर्ट ने सेवा सदन को फौरी राहत दी है और अपीलीय प्राधिकार का गठन कर 1 हफ्ते के भीतर प्राधिकार में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया है, ताकि प्रार्थी नगर निगम के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची के अपर बाजार में फायर सेफ्टी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की ओर से अपर बाजार को जाम मुक्त बनाने और पार्किंग व्यवस्था सुचारू करने को लेकर मौखिक टिप्पणी की गई, जिसमें कहा गया कि बिल्डिंग ट्रिब्यूनल के गठन को पहले पूरा कर लिया जाए और ट्रिब्यूनल के गठित होने से पहले तोड़फोड़ को लेकर कोई कार्रवाई न की जाए। ये भी बोला है कि कोई भी ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ही पास होना चाहिए। एपेलेट ट्राइब्यूनल भी बनना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि लोगों को अपील करने की भी रेमेडी मिले, उससे वो लोग को डिप्राइव नहीं किया जाए। और तीसरा, कोर्ट ने बोला है कि कंजेशन फ्री होना चाहिए। अगर ट्रैफिक हट जाएगा, सारा जो कंजेशन होता है अपर बाजार में, तो वो हटने से आधा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। और देखिए, रांची में अवैध निर्माण पर नगर निगम सख्त नजर आ रहा है। बिना नक्शा के ही भवन बनाने पर नागरमल मोदी सेवा सदन को 15 दिन में तोड़ने का नोटिस दिया गया है। वहीं हिनू नदी के किनारे बसे होटल एमराल्ड पर भी निगम की पैनी नजर है। नदी के क्षेत्र में अतिक्रमण कर होटल का बाउंड्री वॉल बनाया गया था, जिसे हटाने का निर्देश अंचल कार्यालय की ओर से पहले ही दिया गया है। होटल इमराल्ड हिंदू नदी के किनारे बसा हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम इसे तोड़ने का आदेश दिया है। बता दें कि होटल इमराल्ड प्रदेश कांग्रेस के कदावर नेता मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निसत आलम के नाम पर है। चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में मंत्री ने इसकी कीमत 75 लाख दर्शाई। नक्शा का विचलन कर होटल का निर्माण करने और पूर्व में लगाए गए 97 लाख रुपए जुर्माना का भुगतान नहीं करने के बदले कुल 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा गया है। 30 दिनों के अंदर अगर इस राशि को निगम में जमा नहीं किया गया तो होटल को तोड़ने की भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि होटल इमराल्ड के नक्शे की जांच जब की गई तो इसमें पाया गया कि G+4 के इस होटल का केवल ग्राउंड फ्लोर ही कमर्शियल है, बाकी के सारे फ्लोर का नक्शा रेसिडेंशियल पास हुआ है। लेकिन जांच में पाया गया कि बेसमेंट पार्किंग में यह होटल बिल्कुल अवैध है। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि यह हिनू नदी का एरिया है और
मेरे पीछे जो तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसकी जो बाउंड्री लाइन है, ये हिंडू नदी के किनारे बसा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। रांची, निरंजन। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।